नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार बुंदेलखंड का बांदा जिला लगातार देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो गया है। बांदा के अलावा प्रयागराज, झांसी, आगरा और कानपुर जैसे बड़े शहरों में भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमान से बरसती इस आग और झुलसाने वाली लू हीटवेव से अगले 5 दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में रेड अलर्ट और करीब 53 जिलों में ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है उनमें मुख्य रूप से प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, महोबा, जालौन, हमीरपुर और झांसी शामिल हैं। इन इलाकों में दोपहर के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म पछुआ हवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और अलीगढ़ जैसे जिलों में उष्ण रात्रि वार्म नाइट का अलर्ट है, जिसका मतलब है कि लोगों को अब रात में भी गर्मी से चैन नहीं मिल रहा है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बेवजह घरों से बाहर न निकलने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की सख्त सलाह दी है। अगली खबर है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर राजनीतिक हमला बोला। कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि देश इस समय एक बड़े आर्थिक संकट इकोनॉमिक क्राइसिस के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश के युवाओं और छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि आज देश का युवा डिग्री लेकर सड़कों पर घूम रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमईएस, जो कभी देश की रीढ़ हुआ करते थे, वे नोटबंदी और गलत तरीके से लागू की गई जीएसटी की मार से अब तक उबर नहीं पाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार केवल कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। उन्होंने रायबरेली की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वे स्थानीय मुद्दों को संसद में पूरी ताकत से उठाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का ये तीखा रुख आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष के तेवरों को और आक्रामक बनाएगा। ये खबर है कि ऑनलाइन ई फार्मेसी, ऑनलाइन मेडिसिन सेल और बड़े कॉरपोरेट घरानों की दवा बाजार में बढ़ती दखलंदाजी के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में दवा व्यापारियों ने एक बड़ी हड़ताल की। इस देशव्यापी बंद का सबसे बड़ा असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, बनारस में देखने को मिला, जहां करीब 6000 से अधिक छोटी बड़ी दवा दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक दवा मंडी मानी जाने वाली सप्तसागर में आज सन्नाटा पसरा रहा, जिससे दवाइयों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई। दवा संघ और स्थानीय खुदरा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर पारंपरिक दवा दुकानदारों के पेट पर लात मार रही हैं। खुदरा व्यापारियों का तर्क है कि उनके पास न सिर्फ दुकान का खर्च होता है, बल्कि वे नियमों के तहत लाइसेंस और फार्मासिस्ट की सैलरी भी देते हैं। ऑनलाइन कंपनियां बिना उचित वेरिफिकेशन के दवाइयां होम डिलीवर कर रही हैं, जिससे नकली दवाओं के फैलने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि मरीजों की सहूलियत को देखते हुए आपातकालीन सेवाओं और अस्पतालों के अंदर स्थित मेडिकल स्टोरों को इस बंद से मुक्त रखा गया था। दवा व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने ई फार्मेसी के लिए कड़े नियम नहीं बनाए तो वे आगे चलकर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी और खाकी वर्दी पहनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने फायरमैन और विधानसभा रक्षक सुरक्षा गार्ड भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नए भर्ती अभियान के तहत सुरक्षा विभाग में कुल 170 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें से 120 पद विशेष रूप से विधानसभा रक्षक के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश के वे सभी युवा आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी मुकाबला प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की है। लिखित परीक्षा के साथ साथ उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना होगा, जिसमें लंबाई, सीने का माप और दौड़ शामिल होगी। आयोग के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की जल्द ही खोल दी जाएगी। लंबे समय से पुलिस और सुरक्षा बलों में नौकरी का इंतजार कर रहे यूपी के युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है। रोजगार विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल प्रदेश सरकार कई अन्य विभागों में भी 10,000 से अधिक नए शिक्षकों और प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों की योजना बना रही है, जिससे युवाओं को बेरोजगारी से बड़ी राहत मिलेगी। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई देने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से पहली व्यावसायिक उड़ान कमर्शियल फ्लाइट की आधिकारिक तारीख तय कर दी गई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त समीक्षा बैठक के बाद यह घोषणा की गई है कि इस साल के अंत तक जेवर एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। रनवे का काम और सभी तकनीकी ट्रायल जैसे कैलिब्रेशन फ्लाइट और रडार टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और अब अंतिम सुरक्षा क्लीयरेंस का काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट पर उड़ानों और यात्रियों का दबाव बेहद कम हो जाएगा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर और मेरठ के यात्रियों को अब फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। इस एयरपोर्ट के आसपास बन रहे यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी YEIDA के क्षेत्र में कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs निवेश कर रही हैं, जिससे आने वाले समय में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य जेवर एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक और एविएशन हब के रूप में विकसित करना है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन स्पिरिचुअल टूरिज्म ने एक नया इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जारी ताजा वार्षिक आंकड़ों के अनुसार वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में देश विदेश से 5 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख धार्मिक स्थलों का दौरा किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट दिया है। पर्यटकों की इस भारी भीड़ के कारण वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज में होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट और स्थानीय परिवहन जैसे ऑटो, कैब और नाविक के व्यवसाय में 300% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे इन शहरों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़कों के चौड़ीकरण, पार्किंग व्यवस्था, पीने के साफ पानी और सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करें। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश अब केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों की आय दोगुनी हो गई है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए निजी नलकूपों, ट्यूबवेल पर किसानों को मिलने वाली 100% मुफ्त बिजली योजना का दायरा और बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत अब राज्य के उन लाखों छोटे और सीमांत किसानों को भी शामिल किया गया है जो तकनीकी कारणों से पहले इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। ऊर्जा विभाग ने सभी बिजली डिस्कॉम्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसानों के खेतों में लगे ट्यूबवेल के बिलों को जीरो किया जाए और किसी भी बकाया के नाम पर उनकी बिजली न काटी जाए। इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिली है, जहां फसलों की सिंचाई पूरी तरह से भूजल और ट्यूबवेल पर निर्भर करती है। भीषण गर्मी और लू के इस मौसम में किसानों को अपनी फसलों जैसे जायद की फसलें, मूंग, उड़द और सब्जियां को बचाने के लिए बार बार सिंचाई करनी पड़ रही है। मुफ्त बिजली मिलने से किसानों की खेती की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भारी कमी आएगी, जिससे उनकी शुद्ध कमाई बढ़ेगी। इसके साथ ही सरकार ने बिजली चोरी रोकने और बिजली की बर्बादी को कम करने के लिए किसानों से अपने ट्यूबवेलों पर स्वेच्छा से स्मार्ट मीटर लगवाने की भी अपील की है।